नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल लर्न विद ज्योतिष पर। दोस्तों, आपके सीटेट का एग्जाम दिन पर दिन नजदीक आता जा रहा है और मैं भी आपके इस एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैं भी अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं ताकि आपका एग्जाम अच्छा से निकल जाए, अच्छे मार्क्स से निकल जाए। उसमें थोड़ा सा अपना सहयोग मैं भी करने का प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे प्रयास को सराहा कर रहे होंगे। मेरे द्वारा किए जा रहे प्रयास को आप जरूर सार्थक करेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा हम लोग का वो मैथ का होगा। जो मैथ में 30 नंबर है, महत्वपूर्ण 30 नंबर है, उसको हम लोग देखने वाले। जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप पर बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी जो हाल फिलहाल में 2024 में जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ, उसी तर्ज पर हमने क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है। और आप लोग अपने साथ साथ कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा और मेरे साथ क्वेश्चन बनाने का प्रयास भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको यह पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल तक अब हो चुकी है और कितनी और तैयारी अभी अधिक और करनी है। तो आपकी तैयारी जिस स्तर तक होगा, मैं भी उससे आगे स्तर की तैयारी कराने का मैं भी प्रयास करूंगा। ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए कि आपकी तैयारी अब किस स्तर तक पहुंच चुकी है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा और आप उसका हल दीजिएगा हमारे ग्रुप में, हमारे कमेंट बॉक्स में, तो हम उस चीज को समझ पाएंगे कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंच चुकी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी चली गई होगी तो हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, अन्यथा जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जैसे मापन प्रणाली हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, 2-4 नंबर का हर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, हम उस चीज को आपको करवाएंगे। हालांकि नंबर सिस्टम का हम एक चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो होता है, जो हालांकि ज्यादा डीपली नहीं गए हम, लेकिन कुछ चीज बता चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक उसको नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाकर के एक बार जरूर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए, हम जो क्वेश्चन रखे हैं, देखिए शिक्षण का जो क्वेश्चन होगा वो देखिए शिक्षण का क्वेश्चन किस प्रकार का रहने वाला है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ साथ कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा पेन ले ले। तो शुरुआत करते हैं। हम लिखे हैं, जो मान लीजिए ये जो आपका वीडियो होने वाला है, इसमें हार्ड से हार्ड क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन? बहुत ही हार्ड क्वेश्चन रहने वाला है। हालांकि जो मैथ पर्सन का, कंटेंट का पर्सन, उसमें तो हार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन पेडागोजी का, ठीक है ना, पेडागोजी का जो पर्सन मिलेगा वो आपको हार्ड मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा, आराम से पूरा धैर्य बना करके वीडियो को देखिएगा, ताकि अधिक से अधिक चीज आप इसे समझ सके और आप इसे सीख सके। हाँ, वीडियो देखने से पहले एक कॉपी पेन जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो पेडागोजी होगा ना, इसमें तो आंसर हम बताएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होंगे जो हम मेरे मुख से निकलेगा और उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ज्यादा हम आपसे भी बातचीत नहीं करेंगे, हम बातचीत आपसे वीडियो के बीच में करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमारे में पहला क्वेश्चन है गणित शिक्षण। क्या हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? गणित शिक्षण में सूचना, क्या चीज? सूचना, सिद्धांत तथा नियमों की जानकारी किस उद्देश्य से संबंधित है। अभी तक जो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर अन्यथा नहीं किए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? गणित शिक्षण में किस चीज को? सूचना, सिद्धांत तथा नियमों का जानकारी किस उद्देश्य से संबंधित है। अब इस सबसे जानकारी आपको किस उद्देश्य से संबंधित है, किस उद्देश्य के तहत आप इस जानकारी को रखिएगा। पहला सांस्कृतिक, क्या सांस्कृतिक उद्देश्य से आप इसको रखिएगा। गणित शिक्षण में क्या भावात्मक या क्रियात्मक या ज्ञानात्मक? तो सूचना जो रखेंगे हम किसके लिए? संस्कृति के लिए रखेंगे क्या? भावात्मक, भावना के लिए रखेंगे क्या? क्या क्रिया के रखेंगे क्या? या ज्ञान के रखेंगे? तो हमारा जो सूचना होगा, सिद्धांत होगा और नियम होगा, वो किसके लिए होगा? तो वो ज्ञान के लिए होगा। किसके लिए होगा? ज्ञान के लिए होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया? क्यों ज्ञान के लिए होगा? क्योंकि ज्ञानात्मक पक्ष के तहत ही आपके नियम, सिद्धांत, ये सब चीज आप
उस चीज को अपने अंदर रख सकते हैं। किसके तहत? तो ज्ञान के तहत। ठीक है, जब आपका ज्ञानात्मक पक्ष मजबूत होगा तो ये सभी चीज भी आप अधिक समय तक आप इसको रख सकते हैं अपने अंदर में। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था आपका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, अब कक्षा में छात्र अनेक त्रिभुजों के कोणों का मापन करते हैं। क्या? मान लीजिए बहुत सारे त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, बहुत सारा क्या दिया गया है? त्रिभुज दिया गया है। मान लीजिए कोई छोटा सा कोई बड़ा सा दिया गया त्रिभुज। ठीक है, अब कह रहा है ताकि मापन करते हैं ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यह आप गणित शिक्षण की किस विधि पर आधारित है? यह जो शिक्षण है यह किस पर आधारित है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, हम देखते हैं निगमन विधि। क्या यहाँ पर निगमन विधि दिखाया जा रहा है? क्या क्या यहाँ देखें तो पहले कोई नियम दिया गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है? जी बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो निगमन विधि तो होने से रहा। दूसरा है संश्लेषण विधि, तीसरा आगमन विधि, चौथा है विश्लेषण विधि। अब देखिए हम सबसे पहले इस सभी चीज को समझ लेते हैं। तो निगमन विधि तो हम समझ गए सर्वप्रथम क्या होता है। तो कोई चीज पहले धारणा दी जाती है, उसको फिर उसके अंदर उसके बाद उसको उदाहरण दिया जाता है। अब होता है संश्लेषण विधि। क्या होता है? तो संश्लेषण विधि जो जैसे कोई चीज टुकड़ा टुकड़ा में टूटा हुआ है और उसको संगठित करना। ठीक है, कोई चीज अलग अलग में टूटा हुआ है उसको क्या करना? संगठित करना। वो क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाता है। दैट्स क्लियर। अगला आगमन विधि। आगमन विधि में क्या किया जाता है कि सर्वप्रथम क्या जाता है? उदाहरण। क्या दिया जाता है? उदाहरण के माध्यम से अब जो बच्चा सीखेगा उसको नियम की ओर ले जाया जाएगा। उदाहरण के माध्यम से उसको नियम की ओर ले जाया जाएगा। अगला है विश्लेषण विधि। अब ये विश्लेषण विधि क्या होता है? तो विश्लेषण विधि के माध्यम से हम बच्चों को, जैसे मान लीजिए कोई चीज बड़ा चीज है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम पढ़ाना इसको शिक्षण, तो अब इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। शिक्षण, सी और अक्षण से मिलकर बना है शिक्षण। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इसकी विशेषता बताएंगे जिसमें क्या क्या लगा हुआ है। इसमें हर्षी की मात्रा लगा हुआ है। ये अक्षर किसकी चीज से मिलकर के बना हुआ है। तो ये चीज क्या कहलाएगा? विश्लेषण विधि कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? विश्लेषण। तो यहाँ पर अब देखिए, अब गौर कीजिए प्रश्न में आपसे अब क्या कहा गया? जो कक्षा में छात्र अनेक त्रिभुज के कोणों का मापन कर रहे हैं, यानी कि आपको टूटा टूटा दिख रहा है, सभी त्रिभुज अलग अलग हैं, ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहा है। क्या आपको पता था पहले से कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है? हमको पता है क्या पहले से? जब बच्चा प्रारंभ कर रहा है तो पहले से पता होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो क्या करता है बच्चा? यानी कि त्रिभुज के कोणों का मापन करता है। मान लीजिए एक त्रिभुज में हो गया 180 डिग्री, दूसरा में भी होना चाहिए, तीसरा में भी हुआ, चौथा में भी हुआ। तो इस तरह से बच्चा क्या कर रहा है? अपने अंदर अवधारणा बना ले रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दैट्स क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो संश्लेषण विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संश्लेषण विधि। तो संश्लेषण विधि समझ में आ गया। जो कई अन्य चीज टूटे हुए टुकड़ों को क्या करना? संगठित करना। यहां भी क्या था? संगठित किया गया था। हाँ, इसका एक और चीज याद रखिए, आपसे पूछ सकता है संश्लेषण विधि में किस तरह से पढ़ाया जाता है। तो यहां पर मूर्त से अमूर्त की ओर, किसी से सॉरी ज्ञात से अज्ञात की ओर, किसी से ज्ञात से अज्ञात की तरफ। ठीक है ना, यानी कि ज्ञात से ठीक है अज्ञात की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया? ये ज्ञात से अज्ञात की तरफ, इतना चीज समझ में आ गया। आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा गणितीय कथनों का सिद्ध किया जाता है। अब यहां पर देखिए कोई सा प्रमेय है, उसको सिद्ध कैसे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 + 2 4 होता है, इसको 2 + 2 4 होता है, इसको अगर सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो किस विधि का प्रयोग कीजिएगा? क्या आप आगमन विधि का कीजिएगा? बिल्कुल नहीं, आगमन विधि का नहीं करना है। अब आप उदाहरण दीजिएगा तो क्या ये सिद्ध हो पाएगा? क्या हो सकता है, लेकिन यहां पर जो आप गणित शिक्षण में यहां पर आप आगमन विधि नहीं लेकर के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही तो नहीं, 2 + 2 4 ही तो नहीं है। अब a + b का होल स्क्वायर भी तो है आपके पास। आप एक a + b का होल स्क्वायर भी सिद्ध कीजिए। क्या होता है? a² + 2ab + b²। इसको सिद्ध कीजिए कैसे होता है। सो
तो आप हर समय तो यहां पर उदाहरण नहीं दीजिएगा जो दूगो ए लाए फिर बी लाए, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए आगमन विधि नहीं होगा। क्या हो जाएगा? आगमन विधि नहीं होगा। अब इसके लिए तार्किक विरोधाभास विधि, तार्किक विरोधाभास आपके तर्क के उल्टा, तर्क के विपरीत विधि होगा क्या? नहीं, ये भी नहीं आपसे होगा, ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। निगमन विधि, अब देखिए निगमन विधि का आपको पहले नियम दिया जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये सिद्ध कैसे किया जाता है? तो a को a से गुना किया जाता है, ठीक है ना, a को a से गुना किया जाता है तो दूगो a हो जाता है। इस तरह से बार बार जो इसी चीज को दोहराया जाता है तो उस तरह से सिद्ध किया जाता है। गुना कैसे करना है, घटाव कैसे करना है, जोड़ कैसे करना है, तो ये आपको पहले नियम दे दिया गया है कि जोड़ कैसे करना है, घटाव कैसे करना है। तो ये क्या हो जाएगा? निगमन विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? निगमन विधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निगमन विधि, ठीक है। समझ में आ गया इतना सारा चीज? अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि युगपत, क्या युगपत समीकरणों का सूत्र के प्रयोग से हल करना किससे संबंधित है? युगपत, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई और बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 6, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी दे दीजिए यहां पर। ये क्या हुआ? युगपत समीकरण को सूत्र का प्रयोग से हल करना किससे संबंधित है? क्या ये ज्ञान से संबंधित है? नहीं। बोध से संबंधित है? नहीं। ये क्या है? एक अनुप्रयोग है। आप लोग देखे होंगे बुक में क्या होता है कि अनुप्रयोग दिया होता है, इसी के आधार पर दिया होता है ना, बिल्कुल। क्या ये मूल्यांकन होगा? क्या आप मूल्यांकन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये क्या हो जाएगा? अनुप्रयोग हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। एलिमिनेट करने का मतलब क्या है कि छांटना सीखिए। क्या यहाँ ये ज्ञान पर आधारित है? क्या बिल्कुल नहीं है। क्या ये बोध करवा रहा है? क्या नहीं। ये क्या हो रहा है? अनुप्रयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? अनुप्रयोग हो रहा है, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया? अब चलिए अगले प्रश्न पर। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए क्योंकि 30 प्रश्न है और समझाना भी जरूरी है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, किसी विषय के एक प्रत्यय विशेष को, क्या किसी भी विषय का एक प्रत्यय विशेष को जिस कक्षा में प्रारंभ किया जाता है। मान लीजिए आप जिस कक्षा में 5वीं कक्षा को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या 5वीं कक्षा को पढ़ा रहे हैं और जो चीज आप पढ़ाना प्रारंभ किए, ठीक है, उसी को पूर्ण रूप से उसी कक्षा में समाप्त कर देना। क्या पूर्ण रूप से उसी कक्षा में समाप्त कर दिया जाता है, तो ये पाठ्यक्रम संगठन की कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? यानी कि पाठ्यक्रम संगठन का कौन सा ये विधि होता है? तो ये होता है प्रकरण विधि। क्या होता है? ये प्रकरण विधि होता है। ये चक्राकर विधि क्या हुआ? उसको बार बार दोहराना, चक्राकर विधि मतलब बार बार दोहराना, ये चक्राकर विधि हो गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकरण विधि। क्या हो जाएगा? प्रकरण विधि, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? प्रकरण विधि। तो इतना चीज समझ में आ गया? तो इसका यानी क्वेश्चन फिर से समझ लीजिएगा, किसी भी विषय को, ठीक है ना, किसी भी विषय को एक जिस क्लास में आप सिखाना प्रारंभ किए हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हम आपको मैथ पेडागोजी सिखाना प्रारंभ किए, आप डीएलएड के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, और इसी में हम आपको क्या कहें, उसको समाप्त कर दिया। अब आगे आपको पढ़ाएंगे नहीं उस चीज को, तो ये क्या कहलाता है? ये प्रकरण विधि कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। जहां दिक्कत हो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, जो सर ये चीज समझ में नहीं आया मुझे, और मैं कोशिश करूंगा उसको फिर अगले वीडियो में डिफाइन करने का। अगला क्वेश्चन आपका है कि विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर समूह कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। क्या कहा गया क्वेश्चन? विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के, ठीक है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। यानी कि कई प्रकार की आकृति बना लिए हैं बच्चे, और फिर भी वो किस स्तर पर, किस चीज को विश्लेषण करके कहां पहुंच रहे हैं? तो ये चीज पहुंच रहे हैं कि सभी ऊर्ध्वाधर क्या है? समान है। क्वेश्चन फिर से समझिए, विद्यार्थियों से क्या कहा गया कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण में मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। क्या दूगो ऊर्ध्वाधर, कई प्रकार कुछ भी दे दीजिए आप, उसके बीच क्या संबंध स्थापित करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो कई आकृतियां बच्चा जो है कई आकृतियां खींचता है और वो उसके कोण को मापते हैं। बच्चा क्या करते हैं? उसके कोण को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर यानी कि जो ऊर्ध्वाधर कोण है वो क्या है? समान है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, यानी कि सम्मुख मतलब होता है आमने सामने की, यानी कि सामने वाली भुज कोण क्या है? समान है। कि इतना क्वेश्चन समझ में आ गया? जो दिक्कत होता है वो क्वेश्चन समझने में ही होता है। पेडागोजी मतलब क्या होता है? थोड़ा सा घुमाया होता है। इसका लैंग्वेज अगर आप समझ जाइएगा तो पेडागोजी बहुत आसान हो जाता है।
अब देखिए पहला है निगमन स्तर पर। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा कहां गया है, वेन हिले, नाम आपको याद होगा वेन हिले, अच्छा से नाम याद होगा वेन हिले। इन्होंने गणित के स्तर को 5 स्तर दिए। कितने दिए? 5 स्तर दिए। पहला होता है जीरो, यानी जिसको कहता है चाक्षुषीकरण, ठीक है। दूसरा होता है विश्लेषण, यानी कि जिसको स्तर पहला कहा जाता है, ठीक है ना, स्तर पहला कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? विश्लेषण। क्या कहा जाता है? विश्लेषण। और यानी कि स्तर जो 2 होता है वो होता है अनौपचारिक निगमन। ये क्या होता है? अनौपचारिक निगमन। और तीसरा जो स्तर होता है वो क्या होते हैं? तो वो स्तर होते हैं औपचारिक निगमन, यानी कि सीधा निगमन स्तर भी कह सकते हैं। और चौथा जो स्तर होता है, यानी कि सबसे लास्ट वाला होता है, वो होता है दृढ़ता, कठोरता, ठीक है। अब बच्चा जो जीरो यानी कि जीरो स्तर पर जब होगा तो बच्चा क्या करता है? तो किसी चीज को समझता है, पहचानता है। जैसे मान लीजिए बच्चा थोड़ा सा अंतर कर पाता है, थोड़ा सा अंतर नहीं कर पाता, सॉरी अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। अब वो आपको थोड़ा सा समानता बता पाता है। जैसे मान लीजिए हमारे शर्ट का बटन कैसा है? गोल है। हमारे शर्ट का बटन कैसा है? गोल है। हमारे चश्मे का जो लेंस है वो कैसा? चौखुट आकार का है। अब हमारा बोर्ड किस आकार का? तो चौखुट आकार का है। तो ये बच्चा इसमें संबंध स्थापित करने लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मम्मी चूड़ी पहनती है गोल, अब ये किससे संबंधित है? वृत्त से। तो ये बच्चा कह देगा कि ये वृत्त है। लेकिन इसका जो गुण धर्म है वृत्त का, ये नहीं बता पाएगा बच्चा। क्या? इसका जो गुण धर्म है ये बच्चा नहीं बता पाएगा। ये किस स्तर पर? तो शून्य स्तर पर, यानी कि पहला स्तर पर, ठीक है, शून्य स्तर पर। अब जो बच्चा है यहां से अब आगे बढ़ेगा, कहां बढ़ेगा? आगे थोड़ा सा बढ़ेगा। तो अब बच्चा धीरे धीरे क्या करेगा? उसका विश्लेषण करने लगेगा। क्या करेगा? विश्लेषण, उसमें अंतर स्थापित करने लगेगा कि ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ठीक है। अभी भी उतना सारा चीज इसमें अंदर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, जीरो स्तर पर एक चीज और याद रखिएगा, अगर ये वृत्त है, ठीक है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये क्या है? ये इस तरह से दिख रहा है बच्चा को, त्रिभुज है, ठीक है। लेकिन अब इसको ऐसे बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए? ऐसे बना दिया जाए, तो ये बच्चा इस स्तर पर नहीं समझ पाता है, ठीक है। इस स्तर पर बच्चा ये नहीं समझ पाता कि ये भी क्या है? त्रिभुज है, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया आपको? इसलिए हम बोले थे कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिएगा। और जो चीज हमें बोल रहे हैं, जो चीज हम बोल रहे हैं, हो सकता है कि हम थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसे पढ़ाने की आदत है कि मैं फास्ट बोलता ही हूं, ठीक है। तो हो सकता है कि हम फास्ट बोल रहे हैं, तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा और लिख लीजिएगा जरूर, ठीक है। अब देखिए ये तो था आपको शून्य स्तर। पहला स्तर क्या होता है? पहला जो स्तर होता है वो क्या होता है? विश्लेषण होता है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा स्तर होगा वो कौन सा होगा? तो अनौपचारिक निगमन होगा, अनौपचारिक निगमन होगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? औपचारिक निगमन। चौथा क्या हो जाएगा? दृढ़ हो जाएगा। तो यहां पर बच्चा क्या कर रहा था? क्वेश्चन आपसे क्या कहा? जो संबंध स्थापित कर रहा है, संबंध जब स्थापित करता है दूसरा स्तर होता है। दूसरा स्तर कौन सा होता है? तो ये होता है चाक्षुषीकरण। क्या? नहीं। निगमन स्तर? क्या? नहीं। विश्लेषण स्तर? क्या? बिल्कुल सर सही हो जाएगा, विश्लेषण स्तर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्लेषण स्तर इसका सही हो जाएगा। अनौपचारिक निगमन भी नहीं होगा, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया? क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो हम आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए इस बीच एक क्वेश्चन दे देते हैं कि ना, अभी हम लिखे वेन हिले। अच्छा बताइए, तो वेन हिले कहाँ के वैज्ञानिक थे? ठीक है। क्या ये जो यानी कि ये जो वेन हिले दिया गया है, ये कितने वैज्ञानिकों ने दिया है? आपसे दो क्वेश्चन हम पूछे कि ये कहाँ के थे, और इनके साथ एक और थे, ठीक है ना, वैज्ञानिक हम बता दिए। उनका नाम आप लोगों को लिखना है कमेंट बॉक्स में, जो ये कौन थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है। अब सामाजिक अनुदेशन कहने का मतलब क्या? बच्चा समाज से सीखता है, ठीक है। बच्चा अगर कोई चीज वहां से अनुदेशन, यानी कि बच्चा उस चीज को देखता है और उससे समझता है और वहां से सीखता है। और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए, अब पियाजे के इस सिद्धांत में मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम पियाजे महोदय के इस सिद्धांत में क्या चीज करेंगे बच्चों के साथ? क्या चौक टॉक पद्धति का प्रयोग करेंगे? चौक टॉक पद्धति मैंने कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास ये पेन है, इसको मान लीजिए चौक, और हमारे और आपके बीच क्या हो रहा है? टॉक हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है? चौक टॉक विधि। तो ये चौक टॉक विधि कहने का मतलब क्या हो गया? बातचीत, ठीक है। क्या हो गया? बातचीत। तो क्या यहां पर सिर्फ बातचीत करने से हो जाएगा क्या? ये सामाजिक अनुदेशन होगा क्या यहां पर? आप ही बताइए। बिल्कुल नहीं होने वाला है। कक्षा में बहुत सारे हस्तचालिकों, ठीक है ना, हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करना। हम मानते हैं कि आप यहां पर थोड़ा सा फंस जरूर रहे होंगे,
बिल्कुल फंस रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे आप देखिए ना यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे हस्त परिचालकों मतलब हाथ से चलने वाले और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करना। लेकिन यहां पर देखिए ना, क्या इसमें समाज की कोई विशेष, समाज की कोई महत्व है क्या? समाज का कहीं पर इसका प्रयोग किया जा रहा है क्या? नहीं ना, तो ये भी तो होगा क्या? नहीं होगा। अब सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करना बिल्कुल ये सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्या कहा था यहाँ पर, सामाजिक अनुदेशन। समाज किसमें रहते हैं? तो ग्रुप में ही तो रहते हैं, तो यहां पर वही ना हो जाएगा, सामाजिक परियोजना सामूहिक परिचर्चा। नहीं, समूह में परिचर्चा होगा तो सामाजिक परियोजना बनाया जाएगा। परियोजना कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए अभी हम आपको पढ़ाने के लिए, इससे पहले हम कुछ योजना बनाए होंगे, कुछ ना कुछ योजना बनाए होंगे, हम पीपीटी तैयार किया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, परियोजना, सामूहिक परियोजना। जब सामूहिक चर्चा होगी सामूहिक परियोजना भी बनाया जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि कोई शिक्षक किस चीज का प्रयोग करेंगे? तो सामूहिक परियोजना और सामूहिक चर्चा का प्रयोग करेंगे। किस चीज का? सामूहिक परिचर्चा, ठीक है। समझ में आ गया? इसका सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अब 38 नंबर क्वेश्चन हमारा, कि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रचनात्मक कार्य हो जाएगा। यहां पर रूपात्मक नहीं, रचनात्मक, ठीक है ना, रचनात्मक, ठीक है, रचनात्मक कार्य हो जाएगा। सर्वेक्षण आधारित परियोजना, प्रश्नोत्तरी, भूमिका निर्वाह, वर्ग पहेली। आपको यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए। यहां पर देखिए, आंकड़ों का विश्लेषण करना, हम कुछ देर पहले आपको बताएं कि संश्लेषण और विश्लेषण बताया ना। संश्लेषण मतलब क्या था? किसी चीज को एकत्रित करना, और विश्लेषण मतलब क्या था? उसको तोड़ना। तो आंकड़ों के विश्लेषण, आंकड़ों को तोड़ने संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन। आकलन मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना। आकलन मतलब क्या होता है? मूल्यांकन। और आपसे कैसा मूल्यांकन पूछा है? रचनात्मक कार्य, ठीक है ना, उचित रचनात्मक कार्य। रचनात्मक मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए अभी हम आपसे सिखा रहे थे और इससे पहले हम क्या पूछ लिए, आपको पढ़ाते पढ़ाते क्या पूछ लिए? एक क्वेश्चन पूछ लिए, तो क्या होता है? रचनात्मक हो जाता है, वो रचनात्मकता हुआ, ठीक है। तो ये किस पर आधारित परियोजना? ये जो परियोजना है, जो योजना बनाया गया आकलन का, ये जो आकलन का योजना बनाया गया, ये किस पर है? तो ये सर्वेक्षण आधारित। किस पर है? सर्वेक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? सर्वेक्षण पर, ठीक है, समझ में आ गया। अब प्रश्नोत्तरी क्या होता है? यहां पर कोई विशेष बंद प्रश्न, क्या कोई चीज बांधा हुआ प्रश्न है क्या? नहीं है, तो ये प्रश्नोत्तरी नहीं हो गया। भूमिका निर्वाह क्या हो गया? जैसे मान लीजिए आप नाम सुनेंगे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, तो इन सभी का जब रोल प्ले किया जाता है तो वो कहलाता है भूमिका निर्वाह। वर्ग पहली, किसी सार्थक शब्दों को पहचानने के लिए कहा जाता है, कोई नया शब्द दिया जाता है तो क्या कहलाता है? वर्ग पहली कहा जाता है, जिसको पजल कहते हैं हम लोग, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्रियों को कक्षा में ले जाएगा। अब क्या कहा? कक्षा 3 के विद्यार्थी को लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सामग्री कक्षा में ले जाया जाएगा। यानी कि कौन से शिक्षण सामग्री कक्षा में ले जाया जाएगा? पहला, विभिन्न लंबाई और इकाइयों वाले रूलर। रूलर कहने का मतलब क्या था कि विभिन्न लंबाई वाले रूलर, मतलब जिसको हम लोग स्केल कहते हैं, पटरी, फीट, ठीक है, फुट्टा, मापने वाली छड़, मापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती हो। वास्तुकार मतलब क्या? किसी चीज को बनाने वाला, वो क्या कहलाते हैं? वास्तुकार कहलाते हैं। तो क्या आप यही चीज ना, अच्छा बताइए, जो बच्चा प्रारंभ में सीख रहा होगा, पहले दूसरी कक्षा में सीख रहा होगा, तो बच्चे को किस विधि में हम सिखाएंगे, किस तरह से चलेंगे? हम आपको ऑप्शन दे देते, 2 ऑप्शन, औपचारिक से अनौपचारिक, औपचारिक से अनौपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है। या इसका दूसरा ऑप्शन कर लीजिएगा, आप इसका उल्टा कर लीजिएगा, ठीक है ना, अनौपचारिक से औपचारिक, ठीक है ना, अनौपचारिक से औपचारिक। आप बताइएगा, बच्चे को जो प्रारंभ में मापन प्रणाली सिखाया जाएगा, ठीक है, बच्चे को जो प्रारंभ में हम मापन सिखाएंगे, तो ये किस विधि से सिखाएंगे, किस चीज का प्रयोग करेंगे? दोनों में से किस चीज का प्रयोग करेंगे? आपका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए, क्योंकि देखते हैं कि आप लोग लगभग 500 प्लस हमारे रेगुलर व्यूअर है जो रोज देखते हैं हमें, लेकिन कमेंट आता है मात्र 20 से 25 लोगों का। तो मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा
मेरे लिए, अपने इस भाई के लिए, अपने इस दोस्त के लिए तो इतना कर ही सकते हैं कि आप लोग इस चीज का कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा जवाब क्या होगा। कहीं ना कहीं इससे फायदा आपको ही मिलने वाला है। मुझे क्या फायदा, मुझे देख करके खुशी मिलती है कि आप लोग अच्छे से देख रहे हैं और उस चीज को समझ रहे हैं। और मैं ये चीज खुशी इसलिए मिलता है और खुश होकर के हम क्या करते हैं, आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के लाते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न माप वाले, ठीक है ना। विभिन्न माप वाले कई सारे चीज को ले जाएंगे, तब ना बताएंगे कि मान लीजिए ये 1 फीट का है और ये 2 फीट का है, दोनों में अंतर क्या है, तब तो बच्चा समझ पाएगा दोनों में कौन बड़ा है। तो ये बड़ा है मैडम जी। अब उसको क्या कर दिए कि इसको यहां पर दीवार पर रख दिए, इसको यहां तक क्या किस चीज को दिखा रहा है, तो 1 फीट को। तो अब बच्चा जैसे देखिएगा आपके स्कूल में, सरकारी विद्यालय में, जब आप 6ठी 7वीं 8वीं में थे तो आपके स्कूल में भी दीवार पर क्या बनाया गया था, इस तरह से मापन कर दिया गया था, है ना। और आप लोग भी बराबर जा के ऐसे करके मापते होंगे, हम कितना भरे ना। तो ये चीज मापने वाला दिया जाता है, तो इससे बच्चा का मापन प्रणाली समझ विकसित होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अब है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कन एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब हाल ही फिलहाल में इससे पहला वीडियो आपको मैथ पेडागोजी के चैप्टर 2 का दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख भी लिए होंगे, और जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे और आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है यही से पूछा गया। एनसेप 2005 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही, वहां पर जितने भी तथ्य हैं, जो चीज आपको की पॉइंट बनाता है, की वर्ड बनाता है, ठीक है ना, हम वो सब चीज वहां पर बताए हुए हैं। इसलिए वहां जाकर के देख लीजिए। अगर वो चीज देखे होते तो आपको ये चीज अभी तक बन गया होता। पहला ऑप्शन है कि खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, चालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। हम ये सभी चीज आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, तो अब इससे आगे हम पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना यह भी होता है, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना यह भी होता है, और हस्तचालकों का प्रयोग करना यह भी होता है। तो ये एनसेप 2005 कहता है, ठीक है। ये कौन कह रहा है, एनसेप 2005 कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे अपने मन से, हम या आप कुछ नहीं कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, तो किसके द्वारा, एनसेप 2005 के द्वारा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों को पुनर्लेखन करना। क्या मान लीजिए अब आपका जो मैथ पेडागोजी का या मैथ का क्वेश्चन बन गया है, क्या उसको बार बार लिखने से क्या अच्छा हो पाएगा, क्या, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक देना। अब बहुत सारे क्वेश्चन दे देंगे तो बच्चा क्या होगा। मान लीजिए अब आप ही को एक दिन में अगर 500-500 क्वेश्चन याद करने के लिए दे दिया जाए तो आप क्या होइएगा, जाहिर सी बात है भागिएगा आप भी। तो ठीक उसी प्रकार तो बच्चा भी है, तो बच्चा को भी दिक्कत होगा, बच्चा को भी प्रॉब्लम होगा। विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, क्या विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना ये कहीं सही है क्या। एनसेप 2005 ये कतई नहीं कहता है कि विद्यार्थियों को अलग विशेष कोचिंग देंगे हम, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पैटर्न की पहचान करना। क्या, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्योंकि जैसे देखिए आप प्राथमिक स्तर के बुक में देखे होंगे कि मान लीजिए 2-2 दिया रहे हैं, अब यहाँ पर 4 दे दिया जाए, यहाँ पर 6 दे दिया जाए और यहाँ पर डैश, तो यही क्या होता है, पैटर्न होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक पैटर्न हो गया। ये क्या हो गया, एक पैटर्न हो गया, ठीक है। तो इस पैटर्न को एक अनिवार्य हिस्सा है, क्या है, एक अनिवार्य हिस्सा है। क्यों ये एक अनिवार्य हिस्सा है, आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है, ठीक है। कह रहे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना। क्या आपका उद्देश्य ये होना चाहिए, क्या, बिल्कुल नहीं। आपसे ये चीज कभी नहीं कि आप बच्चे को प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपको इसके अंदर अगर आप ऐसा करें तो बच्चों के अंदर गणितीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। किसकी चीज का, तो गणितीकरण का। किस चीज का, गणितीकरण का। सुडोकू पहेली को हल करने के विद्यार्थियों को सहायता करना, बिल्कुल नहीं। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषता को समझने में उनकी सहायता करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा, यानी कि बच्चा ये चीज, सृजनात्मकता मतलब क्या ना, रचनात्मकता को बढ़ाता है
आप देखिए ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 100 दे दिया और यहाँ पर 50 दे दिया, सॉरी 50 नहीं, छोटा हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर 90 दे दिया, अब आपसे यहाँ पर 80 दे दिया, अब बच्चा से पूछ लिया जाए कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो बच्चा कुछ ना कुछ क्या करेगा, अपना माइंड का सृजन करेगा, सृजनात्मकता बढ़ेगी, उसमें रचनात्मकता बढ़ेगी, बच्चा कुछ ना कुछ नया सोचेगा। यहाँ पर 10 घटा है, यहाँ पर भी 10 घटा है, यहाँ पर भी 10 घटेगा, यहाँ पर भी 10 घटेगा, तो बच्चा में क्या हुआ, सृजनात्मकता का विकास हुआ। इसलिए कि पैटर्न बहुत जरूरी है, अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, सभी चीज क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की तरफ। अब हम समझ सकते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा होगा, जरूर पूरा वीडियो को पूरा तक जरूर देखिएगा अंत तक। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। अब निदानात्मक परीक्षण कहने का मतलब क्या हो गया कि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक तो उपचारात्मक होता है, निदानात्मक होता है, और दूसरा क्या होता है, उपचारात्मक होता है। निदानात्मक कहने का मतलब क्या, किसी चीज के कमजोरी का पता लगाना, क्या, किसी चीज के कमजोरी का पता लगाना, यानी कि बच्चा में किस क्या चीज कमजोरी रह जा रहा है, यार उसमें कमजोरी कहने का मतलब क्या चीज बच्चा सीख नहीं पा रहा है, क्या चीज उसमें खालीपन रह जा रहा है, ये उसका निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है। और उपचारात्मक शिक्षण, जब आप बच्चे को पता लगा ली कि कमजोरी क्या है, कि बच्चा समझ नहीं पा रहा है, क्या सीख नहीं पा रहा है, और उसको जो आप दूर कर दिए, तो क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, तो अब आपसे क्या कहा गया था कि निदानात्मक परीक्षण में ऑप्शन देखते हैं, प्रगति पत्र को भरना बिल्कुल नहीं, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न तैयार करना सर बिल्कुल नहीं, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हम अगले प्रश्न की तरफ, चूंकि थोड़ा वीडियो लंबा होते जा रहा है। अब है कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ को आकलन के लिए निर्देश होंगे, यानी कि अब कक्षा जो 4 में, ठीक है, कक्षा 4 में आप ज्यामिति पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को आकलन का जो उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होगा, निर्देश जो आपका होना चाहिए वो क्या होगा। सेमी और इंच में रेखा के परिशुद्ध रूप से माप कर सकता है, रेखा का नाम बता सकता है क्या। अब उसको हम कुछ बताए होंगे ही नहीं, तो क्या वो बता पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। परिशुद्ध रूप से सेमी और इंचों के रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंत बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी कक्षा 4 का ही बच्चा है। यह रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, उन्हें परिभाषित कर सकता है, बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेखा किरण और रेखाखंड में आप क्या कर सकता, अंतर कर सकता और उसका परिभाषा भी दे सकता है। तो थोड़ा सा अब आप लोगों से भी क्वेश्चन, थोड़ा सा जवाब आप लोग भी दीजिएगा, रेखा किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं और रेखाखंड किसे कहते हैं, जरूर दीजिएगा। आप लोगों कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। ये अभी कुछ देर पहले हम बताए थे आपको, वैन हिले, ठीक है, वैन हिले। तो सबसे पहला हम क्या बताए थे आपको, चाक्षुषीकरण। क्या होता है, चाक्षुषीकरण। दूसरा क्या होता है, विश्लेषण। दूसरा क्या होता है, विश्लेषण। तीसरा क्या होता है, अनौपचारिक निगमन। क्या होता है, अनौपचारिक निगमन, सॉरी तीसरा होता है अनौपचारिक निगमन। ठीक है, तीसरा क्या होता है, अनौपचारिक निगमन होता है, और चौथा क्या होता है, औपचारिक निगमन। क्या होता है, चौथा औपचारिक निगमन। अब देखिए यहां पर कौन दिया गया आपको, इसको चित्र क्या कहते हैं, चाक्षुषीकरण को मानसिक चित्रण भी कहा जाता है। क्या कहता है, मानसिक चित्रण, मानसिक चित्रण भी कहा जाता है। और देखिए यहां पर अनौपचारिक निगमन रहेगा और यहां पर निगमन भी दिया जा सकता है, औपचारिक को निगमन भी लिख सकता है, इसलिए याद रखिएगा। तो इसका यहां पर मानसिक चित्रण है, नहीं ये तो नहीं हो जाएगा, मानसिक चित्रण है, विश्लेषण है, अनौपचारिक है, औपचारिक निगमन है। नहीं सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, पहले होगा औपचारिक, ठीक है ना, पहले क्या हो जाएगा, औपचारिक होगा और फिर अनौपचारिक होगा, ठीक है ना, पहले औपचारिक होगा, उसके लिए सॉरी बताने के लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पहले औपचारिक होगा फिर अनौपचारिक होगा, ठीक है ना। तो पहले क्या हो जाएगा, औपचारिक होगा और फिर अनौपचारिक होगा। तो मानसिक चित्रण विश्लेषण अनौपचारिक नहीं होगा, क्या होगा, पहले औपचारिक होना चाहिए था, औपचारिक पहले नहीं होगा, मानसिक चित्रण विश्लेषण और फिर औपचारिक और फिर अनौपचारिक। तो इसका सही डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपसे, गणितीय संरचना उल्लेख करता है। अब गणितीय संरचना किस चीज का उल्लेख करता है, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने का क्षमता, संगठित करने का क्षमता, ठीक है, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरों में भाग लेने का कौशल, गणित के कक्षा में बोलने की क्षमता,
गणित संरचना उल्लेख करता है। अब गणित की जो संरचना होगी, अब आपको तो यहां पर सभी दिख रहा है, जो लगभग सभी क्वेश्चन हमारे सही ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन सही उल्लेख कौन कर रहा है? गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि गणित के विचारों को समाहित मतलब एक साथ जोड़ना, उसको संगठित करना, संश्लेषण करना, ये क्या कहलाता है? तो गणित संरचना का उल्लेख कहलाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा।